मार्केट के अंदर बैक टू बैक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब 400 पॉइंट बैंक निफ्टी और करीब 70 पॉइंट निफ्टी ऊपर आके कामकाज कर रहा है। आज मार्केट महारथी सेगमेंट में हमारे साथ मनीष संथालिया जुड़ रहे हैं, जो कि एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO हैं। उनसे ज़रा करेंगे बातचीत। मनीष भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फिर से समय देने के लिए। एक महीने में शायद दूसरी बार मेरी आपकी मुलाकात हो रही है, लेकिन पहली बार की मुलाकात और इस बार की मुलाकात में फ़र्क है। पिछली बार हम हायर वैल्यूएशंस पे थे, मार्केट्स में एक फॉल था, थोड़ा प्रेशर था, मार्केट ने वो सारा देखा, अपने 200 दिनों के एवरेज को टेस्ट किया टेक्निकली, वहाँ से पुल बैक आया, पुल बैक के रीजंस बने। अभी आपको मार्केट के अंदर कोई मेजर फेयर तो नहीं दिख रहा ना सर? छोटी मोटी करेक्शन, छोटा मोटा फॉल, छोटा मोटा पुल बैक ही आता जाता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है ना सर आपको मार्केट्स में? मेजर प्रॉब्लम तो एक्चुअली जीडीपी के जो नंबर्स हैं वो एक तरह से तो काफी खराब है। और अब क्या है कि FY26 के नंबर्स पर ज्यादा फोकस रहेगा। सो मेरा तो यही मानना है कि जितना रुपया डिप्रिशिएट होगा उतना FIS का बिकवाली बंद होगा। बिकॉज जब तक रुपया स्ट्रांग रहेगा उनकी बिकवाली होती रहेगी, और जब जैसे ही रुपया थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जाएगा दे विल स्टॉप सेल। सो वहां पर बेसिकली लार्ज कैप में कंफर्ट ज्यादा है, रिलायंस में एक आपको सपोर्ट मिलेगा, या फिर लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक जिसमें इंडेक्स के भी काफी वेटेज है। सो यहाँ पर जो इंडेक्स हैवी सेक्टर्स है वहां पर थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, और वहीं पर थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। मार्केट्स यहाँ से भी 10% और गिर सकता है, क्योंकि क्या है कि जब तक जनवरी आए और US में जो रजीम चेंज है वो सब जब इम्प्लीमेंट होगा, और जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स आएंगी वहां पर इमर्जिंग मार्केट्स पर क्या रुख रहेगा उनका, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि इंडिया के मार्केट्स कैसे बिहेव करें। फॉर द टाइम बिंग एक बार तो लगता है कि जितनी शॉर्ट सेलिंग होनी थी FIS के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी पैनिक सेलिंग होनी थी रिटेल के पॉइंट ऑफ से, एक सब हो गया है। बट बायस अभी भी साइडवेज टू डाउनवर्ड्स ही रहेगा मेरे हिसाब से। मनीष जी, आपने कहा, गुड मॉर्निंग, अभिषेक बोल रहा हूँ। आपने कहा कि 10% और मार्केट यहाँ से भी गिर सकता है, यानी कि रफली अराउंड 22,000 तक के लेवल्स, क्या आप ये मान के चल रहे हैं? और दूसरी चीज़, FIIs की सेल ऑफ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी ना पहले जितना टेंशन दे रही थी अब उतनी नहीं दे रही है। तो यहाँ से जो आपके हिसाब से जो रिस्क होंगे वो क्या होंगे सर? तो बेसिकली क्या है कि अगर 6% रियल जीडीपी ग्रोथ होती है तो अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12% से ज्यादा होगी। सो अगर आप FY26 का अर्निंग्स ग्रोथ 12% बेस्ट केस सिनेरियो आज के डेट में अगर समझे, और वैसा ही अर्निंग सिनेरियो आपका 2027 में पकड़े, तो 1050 का आपका FY25 का अर्निंग्स होगा निफ्टी 50 का। उसमें अगर आप 12% जोड़ दें तो 1175 होता है, और 1175 में अगर आप 12% जोड़ दें तो 1315 होता है। 1315 और 1175 का एवरेज करें तो 1245 होता है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज इंडिया का आपका 18 का पी है, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटीज, अगर आप 18 के पी को 1250 से मल्टीप्लाई करें तो 22,500 का निफ्टी का लेवल्स होता है। तो अभी हम 22,200 पे है, तो यहाँ से उतना 10% का डाउन साइड बिल्कुल पॉसिबल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये होगा, पर हो सकता है, क्योंकि FIS का रुख क्या होगा नहीं होगा वो बहुत कुछ रुपी पर डिपेंड करता है, पॉलिसी इनिशिएटिव्स पर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वगैरह की जो नैरेटिव्स आ रही है कि बढ़ गई है, ये सब पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो FY25 की निफ्टी 50 की अर्निंग ग्रोथ सिंगल डिजिट होने वाली है, 5-6%। अभी FY26 का यहाँ से जो हमको दिखाई दे रहा है कि वो 12% ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ नहीं है। मार्केट्स में अभी भी 15% अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। अगर वो हो जाता है तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर बॉटम करे, पर अगर नहीं होता है तो डाउनवर्ड बायस जरूर बना रहेगा। मनीष जी, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। भारतीय बाजार के फंडामेंटल आउटलुक पर आप अपना टेक दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ प्राइमरी मार्केट IPO मार्केट में जिस तरह का एक्शन हम देख चुके हैं, पिछले दिनों भी हमने देखा कई सारी बड़ी दिग्गज कंपनियां लिस्टेड कैटेगरी में एंट्री कर रही थी, और आने वाले दिनों में भी IPO मार्केट में लिस्ट काफी लंबी है। ऐसे में हाउ बिग इज इट अ कंसर्न फॉर द सेकेंडरी मार्केट, और साथ ही IPO मार्केट में जो निवेशक एंट्री के बारे में सोच रहे हैं उन्हें किस तरह की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए? ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आप देखें कैलेंडर ईयर 2024 में इंडिया में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ IPOs वर्ल्ड में आए। 24% ऑफ द टोटल IPOs इन द वर्ल्ड केम फ्रॉम इंडिया।
और 9% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द आईपीओज इन द वर्ल्ड केम फ्रॉम इंडिया। तो बिकॉज टाइम्स आर गुड, जिसको जहां मिल पा रहा है वो पैसा उठा रहा है। क्यूआईपीज बोल लीजिए, आईपीओ, पाइपलाइन बहुत ज्यादा लंबी है। सो बहुत केयरफुली आपको बेसिकली सब स्टॉक्स में तो डेफिनेटली वैल्यू नहीं है, बहुत पिक एंड चूज करना पड़ेगा। और कई आईपीओ जो बहुत बड़े बड़े आईपीओ है, अगर डिस्काउंट में खुलते हैं तो वो एक डैम्पनर डेफिनेटली रहेगा, पर उससे सेकेंडरी मार्केट्स को डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा। तो जितना आईपीओ ज्यादा होगा सेकेंडरी मार्केट पर प्रेशर उतना ज्यादा रहेगा, और जितना आईपीओ कम रहेगा सेकेंडरी मार्केट पर प्रेशर उतना कम रहेगा। पर ये पाइपलाइन खत्म होती लगती तो नहीं है, अभी भी दिसंबर के महीने में भी लंबी चौड़ी आपकी आईपीओ की पाइपलाइन है 20,000 करोड़ प्लस। सो ये सब पैसा आएगा कहाँ से? सिर्फ रिटेल एसआईपी फ्लोज या आपके एफआई फ्लोज प्राइमरी मार्केट में डेफिनेटली पॉजिटिव हैं। तो बहुत कुछ ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कोई सस्ते तो आ नहीं रहे हैं, सो बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा। मनीष भाई, एक चीज़ आप भी जानते हैं, जब भी डोनाल्ड ट्रंप बतौर प्रेसिडेंट रहते हैं यूएस के, तो सबकी नज़र उनके कामकाज के तरीके पर रहती है और वो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन ट्विटर या फिर आजकल एक्स के ज़रिए ही शेयर करेंगे। अभी कल परसों उन्होंने ब्रिक देशों को फिर से कहा है कि देखिए डॉलर वगैरह को आप ज़्यादा तवज्जो दीजिए, अपनी करेंसी के बारे में ज़्यादा ना सोचिए। मेरे को लग रहा है कि जब तक वो पूरी तरह से शपथ नहीं ले लेते, कम से कम 1-1.5 क्वार्टर का काम नहीं देख पा रहे, ये समझना और एक क्यास लगाना भी बड़ा मुश्किल है वो किसके फेवर में है और किसके अगेंस्ट में है। ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशन है ना, प्रोबेबिलिटी है कि हाँ इंडिया के शायद वो फेवर में रहें। तो क्या हमको ग्लोबल मार्केट्स में थोड़े इस तरह के एक्सीडेंट्स या इस तरह की एकदम से कोई खबर आने के लिए प्रिपेयर रहना होगा अपने माइंडसेट के साथ? 100% वो जो बोल रहे हैं उनको नजरअंदाज करना घातक रहेगा, क्योंकि वो यही बोल रहे हैं कि हम इंडिया अमेरिका को ग्रेट करेंगे, और जितनी प्रोडक्शन बाहर गई हुई है अमेरिका की उसको वापस लेके आएंगे और टैरिफ बढ़ाएंगे। सो बेसिकली अगर टैरिफ बढ़ती है और रिटेलिएटरी टैरिफ होती है तो एक ट्रेड वॉर का सिनेरियो होता है, जिससे पूरी ग्लोबल जीडीपी में स्लो डाउन आएगा। बट क्या ये सिर्फ कहना है और नहीं करना है? मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो एटलीस्ट 50 से ज्यादा % तो प्रोबेबिलिटी है कि वो आएगा ही। और इसमें सबसे वल्नरेबल आपकी इमर्जिंग मार्केट्स है, क्योंकि सारा दुनिया का पैसा जो इमर्जिंग मार्केट्स में आज की डेट में वो वापस यूएस की तरफ जा रहा है। आप देखिए कि एफआईएस की बिकवाली पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में हो रही है, और पैसा वापस यूएस की तरफ बढ़ रहा है। तो चूंकि यूएस की बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं है, बट वो सेफ हेवन है, एक सेफ हेवन करेंसी है। जब भी कोई भी क्राइसिस आता है वर्ल्ड में तो सब कोई यूएस डॉलर की तरफ भागते हैं, और यूएस डॉलर इंडेक्स जो इतना स्ट्रांग हो रखा है वो आने वाले दिनों में जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होंगे उससे और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और इमर्जिंग मार्केट उतना ही वल्नरेबल रहेगा। तो जो वो कह रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव नहीं है, पूरे इमर्जिंग मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव। कितना टैरिफ किस कंट्री के अगेंस्ट में होता है वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा, बट डायरेक्शनली इट इज नॉट वेरी गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट। जी मनीष जी, एक और प्रश्न है, और ये कि पीएसयूज में हमने भारी भरकम तेजी देखी और उसके बाद बहुत ही तगड़ी करेक्शन भी देखी। 30 से 50-60% तक शेयर टूट गए। हाल फिलहाल हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, फिर से स्ट्रेंथ आ रही है। आपको क्या लगता है कि ये तेजी टिकेगी, और वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको कहां पर अभी भी आकर्षक मौके दिख रहे हैं पीएसयू बास्केट में? काफी वैल्यू है। देखिए, मैं तो पहले भी बोल रहा था, करेक्शन के दौरान भी बोल रहा था कि पीएसयू में बहुत वैल्यू, और अगर गवर्नमेंट की जितनी भी स्पेंडिंग होनी है 11 लाख करोड़ की जो स्पेंडिंग होनी है गवर्नमेंट की, वो पीएसयू के थ्रू ही होंगी। और दीपम की जो नई गाइडलाइंस है डिविडेंड पे आउट वगैरह, वो शेयर होल्डर फ्रेंडली गाइडलाइंस है, और वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं। तो पीएसयू बैंक्स में भी वैल्यू है, आपकी जितनी बड़ी पीएसयू पावर सेक्टर की है उसमें भी वैल्यू है, लॉजिस्टिक सेक्टर उसमें भी वैल्यू है, ओएमसी उसमें भी वैल्यू है। तो ये क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग प्लेस है। और आप सिर्फ एक डिफेंस को छोड़ दीजिए, रेलवेज को छोड़ दीजिए, जहां पर वैल्यूएशन थोड़ी सी महंगी है, बट अदरवाइज पीएसयू एज अ होल में मेरे हिसाब से तो काफी वैल्यू। पावर फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए आप, पावर ट्रांसमिशन ले लीजिए, जनरेशन ले लीजिए, लॉजिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए,
काफी वैल्यू है मेरे हिसाब से और गवर्नमेंट की अगर स्पेंडिंग होगी सब पीएसयू के थ्रू ही। इसलिए आप देखिए कि पीएसयू जब गिरने बंद हो गए और एक तरफ से वापस आउट परफॉर्म करने शुरू होंगे, अभी भी वैल्यूएशन काफी कंफर्टेबल है मार्केट। वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल हैं। मनीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये तमाम चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो